हेलो, दिस इज के एम एस सर। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड हमें दिखाई दे रहा है उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये उप सहसंयोजक यौगिक क्या है? तो देखो, आपने बॉन्ड पढ़े होंगे कई प्रकार के। पहला बॉन्ड आपने जैसे आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। नमक है, नमक के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जैसे NaCl में। कुछ कंपाउंड आपने देखे होंगे जैसे नाइट्रोजन, इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। तो इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, यानी कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाएगा, उन कंपाउंड को कहते हैं हम उप सहसंयोजक यौगिक। अभी हम विस्तार से इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखिए, पहली बात तो इतना समझ लो, अगर बेसिक बात करें फिलहाल, उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो उप सहसंयोजक यौगिक का मतलब है वे यौगिक जिनमें उप सहसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल ध्यान रख लो। जैसे एग्जाम्पल हम जानते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है K4FeCN6। ये एक एग्जाम्पल है उप सहसंयोजक यौगिक का। अभी ये कैसे बना K4FeCN6, अभी इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे केवल अभी आप देख लो। अभी कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हें आपको बनाना भी सिखाएंगे। तो अभी फिलहाल हमने क्या देखा? उप सहसंयोजक यौगिक पाठ का नाम है, और उप सहसंयोजक यौगिक की अगर परिभाषा देखें तो वे यौगिक जिनमें उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल K4FeCN6। ठीक है, अगली परिभाषा डेफिनेशन आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा है उप सहसंयोजन रसायन यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री के अलग अलग ब्रांच होते हैं। किसी केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई केमिस्ट्री ऐसी है कि उसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये जो एक केमिस्ट्री है जिसमें हम देखो, ये जो उप सहसंयोजक यौगिक है, उप सहसंयोजक यौगिक जो हैं, इनको पढ़ने के लिए उप सहसंयोजक यौगिक को जिस केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, जिस रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है कि जिस रसायन विज्ञान के अंदर हम उप सहसंयोजक यौगिक को पढ़ते हैं, तो उस रसायन विज्ञान को हम कहते हैं उप सहसंयोजक रसायन। यानी उप सहसंयोजक रसायन का मतलब ये है कि ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं उप सहसंयोजन रसायन। जिसमें हम उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को हम कहते हैं उप सहसंयोजन रसायन। और ध्यान रखेंगे, इसके पिता हैं अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, इसके पिता कौन है? अल्फ्रेड वर्नर। इतनी बातें अभी आपको दिमाग में रखनी है। एक बार स्नैप रिवीजन लेकर, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है भाई उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं? तो मैंने बताया वे यौगिक जिनमें उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल K4FeCN6। मैं आगे पूछा, मैंने बताया कि भाई उप सहसंयोजन रसायन का मतलब क्या है? तो उप सहसंयोजन रसायन का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उप सहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उप सहसंयोजन रसायन कहलाती है। और इसके फादर अल्फ्रेड वर्नर हैं। अब इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जाने से पहले कुछ और वर्ड्स इस चैप्टर के अंदर हमें दिखाई देते हैं, उन वर्ड्स के अंदर हमको ध्यान देना है। तो देखिए, कुछ सिलेबस के अंदर इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले हमें दिखाई दे रहे हैं दो शब्द। एक वर्ड दिखाई दे रहा है डबल साल्ट, एक वर्ड हमें दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो डबल साल्ट का मतलब क्या है? डबल साल्ट क्या होते हैं बच्चों? डबल साल्ट को समझने के लिए एक बार आप फिटकरी के सूत्र पे ध्यान दो। आपको पता होगा फिटकरी का सूत्र ये होता है, जैसे हम लिख रहे हैं K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज डॉट 24 H2O। ये हमारे पास एलम का फॉर्मूला है, ये हमारे पास एलम का फॉर्मूला है फिटकरी का। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको वाटर में घोल दूं, पानी में घोल दूं, इसे जल में घोलूं, तो जल में घोलने के बाद देखो कुछ इस तरीके से होगा। ये जो फिटकरी है, फिटकरी के जो मूल आयन है, यानी कि इसके जो फंडामेंटल आयन है, उसके अंदर देखो, एक तो तुम्हें K दिखाई दे रहा है, सल्फेट दिखाई दे रहा है, एल्यूमिनियम अलग दिखाई दे रहा है, SO4 अलग दिखाई दे रहा है, और वाटर जो है, इस वाटर के अंदर H पॉजिटिव होते हैं, OH निगेटिव होते हैं। तो जब हम इसे पानी में घोलेंगे, फिटकरी को, एलम को, तो पानी में घोलने के बाद देखो, ये पानी के अंदर अपना पोटेशियम अलग देगा, सल्फेट अलग दे देगा, एल्यूमिनियम अलग दे देगा,
और ये जो सल्फेट है ये अलग हो जाएंगे। वाटर के अंदर जो H+ होते हैं वो अलग हो जाएंगे, OH- होते हैं वो अलग हो जाएंगे। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऐसा यौगिक है ये एलम फिटकरी ऐसा यौगिक है कि इसे अगर हम जलीय विलयन में घोल रहे हैं, जलीय विलयन में अगर इसे घोलें यानी कि वाटर सॉल्यूशन में इसे घोलें तो जलीय विलयन में ये अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाता है। यानी मतलब क्या हुआ कि जो इसके मूल आयन है यानी कि जिन से मिलकर बना है, जिन आयन से, ये पूरी तरीके से उन आयनों में टूट जाता है, अपने फंडामेंटल आयन में ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे जो जलीय विलयन में अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उन यौगिकों को या उन लवण को हम कहते हैं दिक लवण यानी कि डबल साल्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने दिया भाई फिटकरी यानी कि एलम। दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला ध्यान रखना, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O, ये कार्नेलाइट है। ये भी अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो K अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, मैग्नीशियम अलग, क्लोरीन अलग, वाटर के अंदर H+ अलग, OH- अलग। यानी इस तरीके से ये भी अपने मूल आयनों में फंडामेंटल आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे वे कंपाउंड अगर डेफिनेशन आप लिखो तो वे लवण जो जलीय विलयन में अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं दिक लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे दो फिटकरी का, दूसरा एग्जाम्पल दे दो कार्नेलाइट का, KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। अब डबल साल्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आप समझ रहे कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट को अगर हम समझें तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में आप एग्जाम्पल ध्यान दो, जैसे मैं ले रहा हूं K4FeCN6 को, यहां पे ध्यान दो, K4FeCN6 को मैंने लिया और मैं चाहता हूं कि ये जलीय विलयन में घोल दूं मैं इसे। अगर मैं इसे वाटर सॉल्यूशन में डिसोल्व कर रहा हूं, इसे जल में घोल रहा हूं, जलीय विलयन में घोल रहा हूं, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि K4 अलग हो जाएगा, Fe अलग हो जाएगा, Cn अलग हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होगा, अगर मैं जलीय विलयन में घोलूंगा तो पोटेशियम अलग होगा और कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। देखो FeCN6 यानी कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो है ये अलग हो जाएगा। यानी कि ये Fe अलग और C कार्बन अलग, नाइट्रोजन अलग, ये अपने पूरी तरीके से वियोजित नहीं होगा। इसमें से केवल पोटेशियम तो निकलेगा और ये नहीं टूटेगा, ये पूरा का पूरा सेट ऐसा ही रहेगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि ये अपने मूल आयनों में, यानी मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है ये अपने मूल आयनों में वियोजित नहीं हो रहा है, ये अपने मूल आयनों में वियोजित नहीं हो रहा। यानी कि वे लवण, वे साल्ट जो जलीय विलयन में अपने मूल आयनों में वियोजित नहीं होते हैं वो कहलाते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स साल्ट यानी संकुल लवण। इसका एग्जाम्पल दे देना K4FeCN6। इतनी बातें आपको पता चल गई। आगे पहुंचो, इसके बाद हम चैप्टर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का मुख्य पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए जरा, कुछ टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है। टर्मिनोलॉजी का मतलब हमें कुछ इस चैप्टर की जो टर्म है उन टर्म को अगर आप समझ जाएंगे तो ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, देखो एक वर्ड तो आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, इसको समझना है। एक आपको लिगेंड को समझना है, लिगेंड को समझना। तीसरा आपको समझना है उपसहसंयोजन परिसर यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और इसके बाद समझना है आपको उपसहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, और आपको जानना है ऑक्सीकरण संख्या के बारे में यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको एक कंपाउंड पे ध्यान दो, अभी मैं बार बार बता रहा हूं, K4FeCN6, इस कंपाउंड पे ध्यान दो। इस कंपाउंड पे ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं, पांचों डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएंगी, पांचों बातें आपको पता चलेंगी इनका मतलब क्या है। देखो K4FeCN6 को अगर मैं लिखूं ओपन करके, खोल के, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इसके पास 4 पोटेशियम है बच्चों और अंदर एक Fe है। तो एक Fe को मैंने इधर लिख दिया। 6 Cn हमें दिखाई दे रहे हैं, तो 6 Cn का मतलब एक Cn को मैं ऐसे लिखूंगा, एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, पांचवा Cn, छठा Cn। यानी यहां पे सब जगह पर Cn 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 और Cn है। अब इसके अंदर ये जो देखो Fe है, ये जो Fe है ये क्या कर रहा है, ये Fe क्या कर रहा है, ये चारों तरफ से जो आपको Cn दिखाई दे रहे हैं ना, ये Cn तो लिगेंड है, ये चारों तरफ से जो Cn है ये तो Cn लिगेंड है। और ये जो आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, एरो का निशान का मतलब है कि ये जो बीच वाला परमाणु है, ये जो धातु है, ये धातु चारों तरफ से Cn से एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रही है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है Fe।
तो ये जो Fe है, जो चारों तरफ से, ये जो Fe है, ये जो धातु है, ये चारों तरफ से क्या कर रहा है, लिगेंडो के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर रहा है। तो ऐसा मेटल कहलाता है, ऐसा परमाणु कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। यानी कि मतलब ये हुआ केंद्रीय धातु परमाणु का कि वह परमाणु जो चारों ओर से लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, उस परमाणु को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, ये आपको पता चल गई डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वह परमाणु जो लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, वो परमाणु कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु। अब बात आ रही है लिगेंड। लिगेंड क्या है देखो, तो ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसे इलेक्ट्रॉन युग्म दे कौन रहा है, ये परमाणु। तो जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, वो परमाणु कहलाते हैं लिगेंड। यानी लिगेंड का मतलब है वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो कहलाते हैं लिगेंड। ठीक है भाई, तीसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है उप सहसंयोजन परिसर। तो उप सहसंयोजन परिसर को समझने के लिए यहां पे ध्यान दो। देखो मैंने क्या कर रखा है, K4FeCN6 को मैंने एक बड़े ब्रैकेट में, K4 बाहर है और ये जो FeCN6 है, इसे एक मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख रखा है। तो ये जो बड़ा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इस बड़े ब्रैकेट का जो इतना ये जो हिस्सा है, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो भी है, इस पूरे भाग को, इस बड़े हिस्से को हम कह रहे हैं उप सहसंयोजन परिसर। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, उप सहसंयोजक यौगिक को जिस बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे कोष्ठक को हम कहते हैं उप सहसंयोजन परिसर। ठीक है बच्चों, अब वर्ड आ रहा है उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजन संख्या को अगर समझे तो देखो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, K4FeCN6। CN के अंदर देखो कितने लिगेंड की संख्या है, 6। तो लिगेंडो की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडो की जितनी भी ज्यादा से ज्यादा अधिकतम संख्या होगी, उस संख्या को हम कहते हैं उप सहसंयोजन संख्या। यानी उप सहसंयोजन संख्या का मतलब क्या हुआ, उप सहसंयोजक यौगिक में भाग लेने वाले लिगेंडो की अधिकतम संख्या को उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और उप सहसंयोजन संख्या को समन्वयन संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको चारों डेफिनेशन अभी तक यहां पर समझ में आ गई होंगी। एक बार रिमाइंड कर लो, रिवाइज करेंगे। तो मैंने बताया कि भाई इतना बात ध्यान रखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, यह कंपाउंड है K4FeCN6। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहली डेफिनेशन है केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, वह परमाणु जो चारों तरफ से लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। और वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो लिगेंड कहलाता है। जो ग्रहण करता है वो केंद्रीय धातु परमाणु, और वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, वो लिगेंड कहलाते हैं। अगला वर्ड आ रहा है उप सहसंयोजन परिसर। तो उप सहसंयोजन यौगिक को जिस बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, उसे उप सहसंयोजन परिसर कहते हैं। अगला वर्ड है उप सहसंयोजन संख्या। तो उप सहसंयोजक यौगिक में भाग लेने वाले लिगेंडों की अधिकतम संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 6 लिगेंड भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब यानी कि इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। लेकिन ये विस्तार से हम समझेंगे कि इसके बारे में और भी कुछ बातें हम जानेंगे। इसके बाद अगला वर्ड हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ऑक्सीकरण संख्या की अगर डेफिनेशन देखें तो देखो K4FeCN6 हमारे पास लिख रहा है। अगर मैं K4FeCN6 में से पोटेशियम को अलग कर दूं, चारों पोटेशियम को, तो हमारे पास क्या बचेगा, FeCN6 बच रहा है हमारे पास। और इस पोटेशियम हमने 4 पोटेशियम हटाए, यानी पोटेशियम प्लस का होता है, 4 प्लस हमने हटाए, तो इस पे कितना जाएगा, -4 आवेश आ जाएगा। अब इस कंपाउंड पे अगर हम ये जो दिखाई दे रहा है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इस पे हम जितना भी आवेश देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करना भी बताएंगे हम, तो उस आवेश को हम कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या। यानी ऑक्सीकरण संख्या का मतलब ये है कि केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश होता है, जितना चार्ज होता है, उसको ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब हुआ सेंट्रल मेटल एटम पर केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना आवेश यानी चार्ज होता है, उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, ऑक्सीकरण संख्या हम आपको निकालना सिखाएंगे। तो देखिए जरा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको कुछ मेरी बातों पर ध्यान देना है। देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे पास लिख रहा है, आपको पता है ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr, ये एलिमेंट ग्रुप नंबर फर्स्ट में आते हैं। इसे कैसे याद रख सकते हैं हम, हमारी लीना की रब से फरियाद। तो एक तो ये है, इस
कुछ रूल्स हैं ऑक्सीकरण संख्या के, वो रूल एक बार याद रख लो, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा। तो देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं हमारी लीना की रब से फरियाद, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है +1 होती है। इसके बाद ध्यान रखना बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, ये जो दिखाई दे रहा है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है +2 होती है। एक ट्रिक आपको ध्यान देनी है, फरीदा कल बाहर आई, ये जो है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। क्या क्या बताया मैंने, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है +1, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +2, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बच्चों -1। ठीक है, अब और कुछ बातें ध्यान देनी है, जैसे CO और हमारे पास वाटर और हमारे पास NH3, इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। और एक बात और ध्यान देनी है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। वैसे पेरोक्साइडों में सुपर ऑक्साइडों में अलग अलग होता है, लेकिन फिलहाल आप बेसिक चीजें सीख रहे हैं, ये 11वीं क्लास में आपको डिटेल में पढ़ना था। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जितना रिक्वायरमेंट है उतना सीखे। तो ऑक्सीजन का -2 होता है और बच्चों CN का -1 होता है। ये कुछ बातें नोट कर लो कॉपी में, इनके आधार पे ये कुछ रूल्स हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो समझो मैंने क्या बताया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इनका +2, और फरीदा कल बहारा इनका -1, और इनका है ऑक्सीजन का -2, CN का -1, और CO H2O NH3 इनका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, यानी इनका 0। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, एग्जाम्पल समझो। जैसे हमारे पास लिख रहा है K4FeCN6, इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपको पता चल गया होगा, बताओ ये क्या है, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों। और ये बताओ क्या है, ये जो बड़ा कोष्ठक है ये उपसहसंयोजन परिसर है, और ये क्या है CN, ये लिगेंड है, और CN6 ये जो 6 लिख रहा है ये उपसहसंयोजन संख्या है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है Fe। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करें ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करने के लिए हम ध्यान रखेंगे, बताओ सबसे पहले हमारे पास क्या लिख रहा है K4, तो सबसे पहले K4 का मान रख दो। एक पोटेशियम की अभी आपने पढ़ी है, देखो एक पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने पढ़ा है कितना होता है +1, एक पोटेशियम का +1 है तो 4 पोटेशियम का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बाद Fe का मान रख दो, Fe का मान जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसका हम x मानते हैं, तो 4 फिर इसके बाद प्लस Fe का हमने रख दिया x। अब आगे चलो CN, एक CN का बताओ कितना होता है -1, ये कितने CN है 6 CN है, तो 6 CN का कितना हो जाएगा -6, यानी कि पहले इसका मान रख दिया 4, इसका मान x रख दिया, फिर इसका मान रख दो -6, यहाँ पे रख दिया -6। बराबर में ऊपर कोई आवेश अगर होता, मान लो कुछ लिखा हुआ होता तो हम बराबर में उस आवेश को रख दे, बराबर में कुछ नहीं लिखा तो बराबर में लिख देंगे 0। आगे चलिए इसके बाद अब क्या होगा, देखो इधर 4 प्लस है और 6 माइनस है, तो ये 4 जो है ये 6 में से घट गया, यानी 4 खत्म हो गया, यानी कुछ इस तरीके से बचा x प्लस, और 4 घट गया तो यहाँ पे कितने बचे रह गए -2, बराबर में बच्चों 0। अब देखो क्या हुआ, तो प्लस माइनस, प्लस के अंदर माइनस में गुना हुई तो माइनस हो गया, x -2 बराबर 0, यानी कि हम अब इस 2 को अगर इधर ले जाएं तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर +2। ये हमारा आंसर आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर का। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। आगे देखो इसके बाद और भी मैं एग्जाम्पल अगर आपको कराऊं ऑक्सीडेशन नंबर का, देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं और ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालें। जैसे हमारे पास लिखा है बच्चों KMnO4 और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है Mn, तो कैसे निकाले ऑक्सीडेशन नंबर आपको आप बताओ। अच्छा K का कितना हो जाएगा बोलो, आप वीडियो पॉज करो और इसे निकाल के देखो कॉपी पे। K का बताओ कितना होगा, 1 पोटेशियम है तो 1 होगा, प्लस Mn का बताओ कितना होगा x होगा, 4 ऑक्सीजन का बताओ कितना होगा, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का होता है -2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा, तो K का मान 1 रख दिया, Mn का मान x रख दिया, 4 ऑक्सीजन का मतलब -8 और बराबर में कितना हो गया 0। अब क्या होगा बताओ, ये 1 इसमें से घटिया 8 में से, तो कितना बच गया, ये तो 1 तो घट गया, तो उधर कितना बचा x प्लस और ये माइनस के साथ बराबर 0। अब बोलो प्लस की माइनस में गुना हुई तो क्या बच गया बच्चों, x प्लस माइनस माइनस, यानी x -7 बराबर 0। अगर मैं इसे उधर ले जाऊं तो x बराबर उधर का जाकर के ये हो जाएगा प्लस का, x बराबर +7। इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया। आगे चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं, चलो नेक्स्ट में तुम्हें दे रहा हूं Na3Al(F6), इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वीडियो को रोक दो, पॉज करो और निकाल के देखो, तो देखो कैसे होगा।
यहाँ पे Na के 3 है, एक Na का कितना होता है 1, तो 3 के कितने हो गए 3, प्लस Al का निकालना है तो कितना हो गया x, एक फ्लोरीन का आपको पता है -1 होता है, 6 फ्लोरीन का कितना हो गया -6 बराबर 0। अब बोलो क्या हुआ, ये 6 में से 3 गए तो कितने बचे बच्चों x प्लस और इधर कितना हो गया -3 बराबर 0 और प्लस माइनस माइनस x -3 बराबर 0 और x बराबर +3। इस तरीके से हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। तो क्या हुआ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सीखा। आपको एक क्वेश्चन है जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको अपनी कॉपी के अंदर निकालना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए, CONH3 और यहां पे लिख रहा है हमारे पास Cl3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें निकालना है, कितना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिमाइंड करो, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिगेंड के बारे में तुम्हें जानकारी देंगे, और लिगेंड के बाद आगे हम इस चैप्टर के अंदर ये जो हमने K4FeCN6 इतने सारे जो फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये फॉर्मूले भी हम बनाने सिखाएंगे, और इनके फॉर्मूलों के नाम क्या होते हैं वो नाम भी हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो देखो एक बार जरा, ये चैप्टर का नाम क्या था भाई, अगर रिवीजन कर लें इस चैप्टर का नाम था उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने बताया उपसहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल K4FeCN6 बता देना। आगे पहुंचे उपसहसंयोजन रसायन क्या होता है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उपसहसंयोजन रसायन कहलाती है। इसके फादर अल्फ्रेड वर्नर है। मैं आगे पहुंचा, मैंने बताया कि भाई आपको ध्यान रखने हैं डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। यानी डबल साल्ट का मतलब क्या होता है, वे लवण यानी कि दिक लवण क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स डबल साल्ट क्या होते हैं, तो वे साल्ट जो अपने जलीय विलयन में अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं डबल साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे देना फिटकरी का K2SO4 इंटू L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, और दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे कार्नेलाइट का KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। आगे पहुंचे, इसके बाद मैंने बताया कि भाई कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, वे साल्ट जो अपने जलीय विलयन में मूल आयनों में वियोजित नहीं होते वो कॉम्प्लेक्स साल्ट कहलाते हैं, और जो मूल आयनों में वियोजित हो जाते हैं वो डबल साल्ट कहलाते हैं। आगे पहुंचो, इसके बाद मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजी के बारे में, कि टर्मिनोलॉजी हमारे पास ये 5 लिखी हुई है। इनके बारे में मैंने बताया कि भाई जैसे हमारे पास देखो ये लिखा है, एक बार समझिएगा, K4FeCN6 रिवाइज कर लो। K4FeCN6 के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है Fe, तो ये Fe क्या करता है, ये चारों तरफ से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है। तो वो परमाणु जो लिगेंडो से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है वो परमाणु कहलाता है केंद्रीय धातु परमाणु, और वे परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो लिगेंड कहलाते हैं। और उपसहसंयोजक यौगिक को जिस बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है उसे उपसहसंयोजक परिसर कहते हैं, और उपसहसंयोजक यौगिक में भाग लेने वाले लिगेंडों की अधिकतम संख्या को उसकी समन्वयन संख्या या उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आगे पहुंचे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। मैंने बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु पर जितना भी आवेश होता है उसे उसका ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए टेक्निक मैंने बताई, ट्रिक्स थी हमारे पास, जैसे हलीना का रब से फरियाद इसका +1 होगा, बेटा मांगे का स्कूटर वापराची इसका +2 होगा, और फरीदा कल बहारा इसका -1 होगा, ऑक्सीजन का -2, CN का -1 और COH2NH3 का 0 होता है। आगे पहुंचे, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीख लिया, और ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनको बनाना सीखेंगे, और लिगेंड के बारे में भी जानकारी मिलेगी, और IUPAC कैसे इनके नाम हम बनाएंगे वो जानकारी हम देंगे।